वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो कानूनी चर्चा भी आज होगी और चर्चाएं खास भी होगी, क्योंकि हमने चैनल का नाम कानूनी व चर्चाएं खास रखा है। तो चर्चा आज होगी जो एक रिसेंटली जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। उसका टाइटल है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे टाइटल केस मैंने बोला है वर्चुअली ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 20th ऑफ मई 2025 को, और शॉर्ट में हम इसको कहते हैं जजेस एसोसिएशन केस। तो इसमें क्या है, काफी देर से पहले आपको याद होगा कि एक सिटी कमीशन बना था। उसमें कुछ ये था कि जो सर्विस कंडीशन में है, जहाँ रिक्रूटमेंट कैसे करना है, एक सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है, मुंसफ उसको कहते हैं। तो उसके आगे क्या था कि और कुछ सर्विसेज भी थी जो रेगुलर करनी थी, सर्विस कंडीशन जो जुडिशियल ऑफिसर उसमें थे, सर्विस में थे। तो हम शॉर्ट में कहेंगे, तो ये जो जजमेंट आई, पहले सिटी कमीशन अपॉइंट हुआ, उसके बाद सिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस सिटी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट दी। तो सिटी कमीशन के बाद जस्टिस सेठी थे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज थे। तो बात आ गई, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो 3 इयर्स प्रैक्टिस है वो जरूरी नहीं है। वो ऑप्शन दे दी हाई कोर्ट्स को, जो भी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करते हैं सिविल जजेस की, उनको हाँ एक कंडीशन लगा ली कि भाई जो भी जुडिशियल ऑफिसर बनेगा, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग करनी है। he or she has to undergo training 1 year minimum up to 2 years, कि आप अपॉइंटमेंट भी हो जाते हो और जुडिशियल एकेडमी का भी कंसेप्ट दिया। वो उस जजमेंट ने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा फिर आपके पास। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो जजमेंट आई, तो जो लोग नेर आए, लॉ ग्रेजुएट सीधे सीट पे बैठ गए, प्रोसीजरल नॉलेज नहीं थी, जहां उनकी फिर जो जजमेंट्स आई और सीनियर एडवोकेट्स आते थे, वो हाई कोर्ट में असेल हुए। तो वहां पे एक बात आई कि भाई ये जो लोग नए हैं विदाउट प्रैक्टिस, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला गया, बन गया ना, और उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट था, उसने रूल्स बनाए। तो ये एक लंबी बात हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मामले चलते गए, सभी हाई कोर्ट को पूछा गया कि आप क्या कहते हो, क्या ये जो पहले अनडन की थी, डन अवे की थी जो जजमेंट थी पहले ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में, कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिटी कमीशन को फॉलो किया था जैसे मैंने पहले कहा। तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट में काफी टाइम तक जो चलता रहा, एफिडेविट्स आए डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, मैं आपको सारा ब्रीफ दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा भी जो जजमेंट आई है ना, इसके जो 2 पॉइंट उन्होंने रेज किए जो रेलेवेंट हैं आपके लिए, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, कि क्या 3 इयर्स प्रैक्टिस चाहिए, क्या उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं किया था कि क्या प्रैक्टिस चाहिए, जहां जो लॉ ग्रेजुएट जैसे चल रहा है सीधे आके अपॉइंट हो सकते हैं, जहां उनको वो एग्जाम दे सके और सिलेक्शन प्रोसेस में आगे रिक्रूटमेंट हो गए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पॉइंट 7 और 8 का आंसर किया, जो फ्रेम हुए थे, जो हम रेलेवेंट है। तो फिर मैं लंबी बात है आगे करेंगे। तो मैं ये आज मेरे साथ ये जो मैंने बातें की, ब्रीफ किया, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 2 मैडम्स हैं, एक एडवोकेट साइका रशीद है और एडवोकेट उमा मलिक हैं। ये दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और दोनों एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, ये दोनों जज बनना चाहती हैं। तो
जज बनना चाहती हैं तो मैं अभी इनको जो पूछूंगा, क्योंकि जजमेंट इन्होंने भी पढ़ी होगी, मैंने कल भी इस पे बात की थी, तो एक बात आई थी, कश्मीर के जो एडवोकेट थे, जो ये लोग थे, इन्होंने कहा कि हमारे साथ भी, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। तो मैंने आज ये इनके साथ एक रखी, और इसका जो आज बात होगी इनके साथ, ये सारे लोग सुनेंगे, और जो कमेंट बॉक्स में जो भी बात होगी ये बात। तो मैं सबसे पहले एडवोकेट साइका रशीद को पूछता हूं कि ये जो जजमेंट है, ये आप इसको कैसे देखती हो? 3 इयर्स प्रैक्टिस आप जरूरी समझती हो या ना समझती हो? जो मेन पॉइंट है, मैं ऐसा ही व्यू पॉइंट एडवोकेट उमा मलिक का लूंगा। प्लीज एडवोकेट साइका। जी जी सर। तो जो ये जजमेंट आई है, रिसेंट जजमेंट आई है, कहीं ना कहीं मतलब ये देख के ये जजमेंट आई है, क्योंकि मैं भी अभी कुछ मंथ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पहले लगता था, जब मैं एकेडमिक्स में थी, मुझे लगता था कि यहाँ से जाके मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगी तो मैं जज बन जाऊंगी, चाहे मुझे 2 साल लगे या 3 साल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, हमें तो बेसिक एकेडमिक्स की नॉलेज मिलती थी वहां पे। तो हमें क्या होता था, हम ये सोचते चलते थे कि हमें एग्जाम देना है, इसके बाद हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम जाके हमें कोर्ट्स में जाना है, हमें प्रोसीजर लॉ कैसे है, हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो ये लॉज हम पढ़ते हैं, बुक्स नॉलेज होती है, ये हमें कैसे हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है खुद को, कैसे जजेस के साथ रिलेशन बनानी है एक एडवोकेट को, और कैसे नॉलेज मिलती है, कैसे वो प्रोसीड करते हैं, कैसे हमें जो स्टेप बाई चलना होता है केस में, ये हमें वहां नहीं सिखाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जजमेंट जो आई, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 सालों में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक अगर हमारा हो भी जाता है एग्जाम क्वालिफाई, तब भी हम कुछ मंथ्स की या 1 ईयर की हम वहां से जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है एक जज बनने के लिए। मुझे जितना लगता है, जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जजेस को बहुत कुछ देखना पड़ता है कहीं ना, क्योंकि जब कोई जज कोई जजमेंट देता है तो वो आगे हम फिर रेफर करते हैं किसी और केस में। तो ये जो जजमेंट देनी होती है, ये सोच समझ के देनी होती है। तो एक जिसको नॉलेज ही नहीं होगी कोर्ट की, तो वो आके एकेडमिक्स के सीधे जज की कुर्सी पे बैठेगा, फिर जजमेंट देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जजमेंट जो आई है, जो कि हमारे यंग जजेस है, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट्स ठीक नहीं थी किसी हद तक। तो ये अच्छा, ये जो जजमेंट आई है, मुझे लगता है ये बेटरमेंट के लिए है, सोसाइटी के लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए। तो ऐसा ही अब मैं उमा जी के पास जाता हूं। उमा मलिक जी, आप जैसे साइका ने बताया, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है जरूरी है, इम्पेरेटिव है, और जो इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया, आप भी इसके बारे में आप क्या कहती हैं? क्या आप देखती हैं कि लॉ कोर्ट्स में जो जजेस डायरेक्ट आ चुके हैं, जो विदाउट प्रैक्टिसिंग लाए, जो जैसे साइका ने कहा कि सीधी वो यूनिवर्सिटी से आए और क्वालिफाई किया एग्जाम, और सीधा ही कुर्सी पर बैठ के, कोई प्रोसीजरल नॉलेज नहीं थी, जो कैसे कोड मैनेजमेंट करने पड़ती है, बहुत कुछ है। तो आप अपनी बात कहें, आप क्या कहना चाहती है इस जजमेंट के, और डायरेक्शन जो थैंक यू हुई है सो उसके मच बारे सर, आपने मुझे बुलाया इस शो पे। आई एम सो थैंकफुल। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो जजमेंट आई है, कुछ हद तक ये बेटरमेंट के लिए है। तो ये लॉयर्स, बेटरमेंट थोड़ा क्लाइंट्स और एक्सप्लेन जजेस कर की। दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, जैसे साइका ने जी जी कहा जी, मैं कि वही वही कैसे है, आगे थोड़ा आगे। सा। हाँ। जी, जैसा कि साइका जी ने बताया, एडवोकेट साइका ने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते हैं, क्या बोलते हैं, एकेडमिक से डायरेक्ट ये रिक्रूट हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। एक तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सीट पे आ जाते हैं। बट मसला ये है कि जब ये आ जाते हैं वहाँ से, ना इनका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है अबाउट कोर्ट, कैसे डील होता है, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील होता है, कैसे हम आगे, क्या बोलते हैं, इन लॉयर्स कैसे आते हैं कोर्ट में, कैसे जो प्रैक्टिकल एक नॉलेज होती है। एक तो एकेडमिक जो नॉलेज है दैट्स बेटर, बट उसको प्रैक्टिकली करना दैट्स समथिंग डिफरेंट।
उसको हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं वही होता है आगे जब हम जज के लिए एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वहाँ तीनों चीजें होती है। एक तो रिटन भी होता है, दूसरा इंटरव्यू भी होता है, ये तीनों चीजें वहाँ पे भी होती है। बट इतना जो हम यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम ये करते हैं, उससे हमें अलग नॉलेज मिलती है। इसलिए जो यहाँ पे 3 साल की प्रैक्टिस रखी है, तो ये मुझे लगता है बेटर ही है एक जज बनने के लिए। प्लस मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो भी है इनने जजमेंट दी है, एक तो बेटरमेंट के लिए दी है, दूसरा मैं बोलूँगी एकेडमिक से डायरेक्ट जो आते हैं पहली बात। दूसरा हमें भी एक हिसाब से पता चल जाता है कि नहीं हमें कोर्ट आना है, यहाँ पे 3 साल के लिए कम से कम मिनिमम प्रैक्टिस 3 साल के लिए होगी, उसके बाद ही हम जज के लिए जा सकते हैं। अब मैं भी इसमें मुझे तो हो गए मैक्सिमम मुझे 4-5 साल हो गए मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। हाँ, अगर मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, अगर मैं उसी टाइम जज बन जाती तो मुझे इतना नॉलेज नहीं होता जितना आज है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस मुझे नॉलेज मिला है, ये तो अलग नॉलेज होती है जो मुझे किताबों में पढ़ना है। इसीलिए मूट कोर्ट्स भी होते हैं कोर्ट्स में, वहाँ पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट भी होते हैं। ये एक हिसाब से प्रैक्टिकली हमें सिखाने के लिए होता है। बट यहाँ पे जब आते हैं ये तो अलग किस्म के, जब वहाँ पे भी हम देखते हैं मूट कोर्ट, जब फिर हम यहाँ आते हैं प्रैक्टिकल में कोर्ट में, वो तो अलग दिखता है हमें, बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हम हमारी सोच ही बदल जाती है यहाँ कोर्ट आने से। यहाँ 1000 किस्म के केसेस होते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं, वो केसेस हमें देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस। जैसा कि हम जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो सेक्शंस पढ़ते हैं, उन्हीं को जब हम ये केसेस में लगाते हैं सेक्शंस, तब हमें दिमाग में वो बैठ जाती है बात, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल में क्या है प्रैक्टिस। इसीलिए मुझे लगता है जो भी इन्होंने ये आगे इन्होंने स्टेप लिया है, दैट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लॉयर्स, आल्सो फॉर जजेस, और ये क्लाइंट्स के लिए, एक्चुअली क्लाइंट्स के लिए है बेटर है, क्योंकि क्लाइंट्स लास्ट पे तो क्लाइंट्स ही होते हैं जिन जो सफ़र कर रहे होते हैं। हमें तो उनके सबके बारे में सोचना होता है, क्योंकि क्लाइंट्स जो सफ़र करते हैं जब कोर्ट आएंगे ऐसे होगा तो फिर वो मतलब नाउम्मीद होकर जाते हैं, जब उनके केसेस वैसे भी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्लाइंट्स पे असर पड़ता है, जैसे कि हम देखते हैं कोर्ट्स में। अब चलो स्टेप लिया है, अभी से स्टार्टिंग से स्टेप लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आप दोनों को सुना और कंसेंसस आप दोनों का बना, और मैं भी इसके हाथ में हूँ, क्योंकि हमने भी देखा है। मेरा भी जो इस जुडिशरी से, जहाँ लीगल सिस्टम से, आप कह सकते हो लॉ एंड जस्टिस से 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है राउंड अबाउट। तो एज ए लॉयर, एज ए जज, और उसके बाद में आपके साथ काम करता हूँ, रोज करता हूँ। तो इससे भी हमें लगता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, मैं नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट डाउटिंग कि उनकी नॉलेज कम है जो लॉ ग्रेजुएट आ रहे हैं एकेडमिक साइड पे। वो आजकल तो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एकेडमिक बुक मतलब जजमेंट भी मिल जाएंगी, आप कोई भी खोलोगे कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे करनी है उसी भी जजमेंट को। और जो आपने बात की है लिटिगेंट्स की, क्लाइंट की, देखिए ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ना, ये सबसे हायर है एक आदमी के लिए। तो एक जो कॉमन मैन है, कॉमन छोड़ के कोई अमीर गरीब कुछ भी है, तो जस्टिस एक तो होता है आपने फैसला कर दिया, फैसले से जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक बात है। तो क्या आपका, हमने कल भी बात की कि जो आपने जजमेंट दी, हाफ बेक्ड केक तो नहीं है, वो आधा वो जल गया और प्रॉपर उसको बेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसीजरल जो कैपेबिलिटी थी, जैसे आपने कहा कि मैंने कोर्ट में आके वैरायटी ऑफ केसेस हैं, देखिए आपको बेल एप्लीकेशन है, रिमांड कैसे देना है, असिस्ट कैसे करना है, सिविल कोर्ट में प्लीडिंग कैसे करनी है, मतलब प्लीडिंग है, और कई बार तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन विटनेस को करना पड़ता है, जो आगे आपको जो प्रैक्टिस में है। और डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप कंज्यूमर फोरम में भी जाते हो,
जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी जाते हो, सिविल केस भी लड़ते हो, क्रिमिनल केस भी लड़ते हो, आपको आस्ता आस्ता हो जाता है कि भाई कैसे चार्जशीट आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, बेल कैसे करवानी है। तो ये सारा आप प्रैक्टिकल जज साहब कैसे बिहेव करते हैं क्लाइंट से, वकीलों से और अपने स्टाफ से, तो क्या क्या ये होता है। और सबसे बड़ी बात है, कल भी मैंने बात की, जब कोर्ट में एक विटनेस आता है, उसकी जो स्टेटमेंट, सबसे बड़ी बात है, कोई भी है क्या अदालत सबूत मांगती है, कोई भी है एक केस आगे, जब तक उसमें सबूत नहीं होंगे, प्रूफ ही नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगी, तो एविडेंस जो एक केस में जो भी आएगी उसको जो रिकॉर्ड करना है, या उसको जज कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टेटर, साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होगा। ब्याह गवाह दे रहा है, दो वकील होते हैं, आपको पता है, एक अगर सिविल केस है प्लेंटिफ का होगा, एक डिफेंडेंट होगा। तो अगर क्रिमिनल केस हो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, दूसरी साइड पे डिफेंस लॉयर होगा। तो जब तक उसका बयान, उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी जाएगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, हाफ बेक्ड है। तो वो कौन कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड जज होगा। तो एक्सपीरियंस जज तब बनेगा जब जे, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सोसाइटी, ये नहीं समझो कि जो सिविल जज है, जूनियर डिवीजन जो मुंसिफ है, ये कम इंसाफ करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। मुझे लगता है जो फर्स्ट हैंड है, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट आम आदमी के लिए, अभी ग्राम न्यायालय की जम्मू कश्मीर में बात हो रही है, बाहर ये एक खुल चुके हैं ग्राम न्यायालय, तो एडीआर सिस्टम भी हमारे पास है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी लोक अदालत है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, ये भी एक हमारा सिस्टम। लेकिन ये तब ही होगा जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करोगे। जैसे साइका ने बताया, जब आपने जजमेंट में पढ़ा होगा, उन्होंने पहले वाले ने कहा था, सेटिंग जो पहले जो अभी चल रहे थे पीछे, कि अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तो लॉ ग्रेजुएट बन जाएगा, उसको ट्रेनिंग दो 1 साल, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बुकिश नॉलेज है, जहां ट्रेनिंग है, कैन बी ए सब्स्टिट्यूट जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो लॉ कोर्ट में, मुझे नहीं लगता। अच्छा, अभी ये एक हो गया कि एक इशू हमने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से एग्री करे कि प्रैक्टिस जरूरी है, और ये भी हो गया कि मिनिमम 3 इयर्स इस जजमेंट में है। तो अभी ये बात आई, जो आप लोग जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, ये मुझे बताइए, पूछेंगे जहां आपको नॉलेज होगी, जो आपने पढ़ा है, कि ये जजमेंट जो आई है, ये रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होगा इसका या प्रोस्पेक्टिव होगा? साइका मैडम आप बताइए, फिर मैं इसको आगे, आपने जो पढ़ा होगा जब बात हुई होगी, बताइए प्लीज। थोड़ा रिपीट कीजिए क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, चलो मैं इसमें आंसर भी वॉल्यूम दे देता हूं आपको। हाँ, मैं आंसर भी दे देता हूं आपको। तो उन्होंने इस जजमेंट में आया है कि ये जजमेंट जो है प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो, और जो हाँ, जिन हाई retrospective। कोर्ट्स ने प्रोस्पेक्ट आगे आगे होने वाली, इसका मतलब ये होता है कि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसी स्टेट ने, किसी हाई कोर्ट ने शुरू कर दिया है, तो फिर वो उसी के मुताबिक चलेंगे। हाँ, जो नया प्रोसेस करेंगे उसके लिए ये जजमेंट स्पेसिफिक लिखा है, आप पढ़ोगे, इसमें जो इसका कंक्लूजन पार्ट भी है, और पैरा जो 7 और 8 पॉइंट्स हैं, उनके जो आंसर हैं वो भी वैसे हैं। तो जजमेंट तो सभी में एप्लीकेबल है। हाँ, और आने वाला वक्त में 2 बातें और कही हैं। जो पॉइंट 8 है उसमें कहा है, उसका आंसर है कि हर हाई कोर्ट नए रूल्स बनाएगा। नए हाँ, रूल्स हाँ, में क्या होगा, उसमें वो रूल्स बना के उसमें लिखेगा, एक नेचुरली जब आपने एक्चुअल प्रैक्टिस, इसमें जजमेंट में है कि भाई सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलेगा, किसका, एज ए प्रैक्टिसिंग, और Lawyer। उसका
तो कैसे मिलेगा? वो तब ही मिलेगा जब आप अभी मुझे लगता है जी जी तो साइका का हमसे कट गया था दोबारा बात। तो साइका हाँ ये अब हमने बताया, अभी बात कर रहे थे कि ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिवली यूज होगी, ये एप्लीकेबल होगी, क्योंकि क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रोसेस शुरू हो चुका है, पब्लिक सर्विस की कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, हाई कोर्ट ने जो, क्योंकि जो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट है वो हाई कोर्ट है, और उसके मुताबिक आप लोगों ने अप्लाई भी किया है। तो ये जजमेंट नए जो अब रिक्रूटमेंट जिन्होंने शुरू करनी है अभी उन पे एप्लीकेबल है ये। अच्छा, एक पॉइंट आया सबसे जो इस जजमेंट में है, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया, आपने पढ़ा होगा, वो जी जो है कि हाई कोर्ट को रूल्स बनाने कि कैसे 3 इयर्स प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट बन गया, जो आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए 3 इयर्स प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन देगा? तो उसके निस्बत कैसे देगा, क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, क्या उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हर एक हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा विद इन 3 मंथ, और 3 मंथ के बना के रूल दे देगा अप्रूवल को, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जहां जी जहां यूनियन टेरिटरी है वहां यूनियन टेरिटरी उस जैसे भी, तो उनकी जो आ जाएगा अप्रूवल हो जाएगा, फिर उसके मुताबिक आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। अभी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमने कल भी डिस्कस की, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स थे मेरे साथ कल, तो सबसे पहले है कि सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा, कौन सा? प्रैक्टिस का। हाई कोर्ट रूल्स बनेंगे, कौन करेगा? उसमें है, जजमेंट में है, रूल में भी वैसा ही आएगा कि वो करेगा प्रिंसिपल जज डिस्ट्रिक्ट का, मीन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर, जहां भी, जम्मू, जहां भी होगा जो डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर पे चीफ होगा, उसने करना है। तो देखिए ये प्रैक्टिस उन्होंने लिखा कि एक तो पहले चाहिए इनरोलमेंट, जिस दिन आप एनरोल हुए आपको एडवोकेट का लाइसेंस मिला, ठीक है? अच्छा जो एडवोकेट्स एक्ट के नीचे जब आपने ये कंप्लीट कर लिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगी हाँ सर, प्लीज ये प्लीज एक्चुअल प्लीज जो प्लीज। लाइसेंस जब एनरोलमेंट हो जाती है बार में, क्या इसमें एक तो एब्सोल्यूट लाइसेंस मिलता है या हाँ, कुछ जिनको जब इनको टेम्परेरी मिलता है पहले। हाँ प्रोविजनल पहले प्रोविजनल टेम्परेरी मिलता है। क्या ये टेम्परेरी लाइसेंस के प्रोविजनल बाद ही एक्चुअल 3 साल के प्रैक्टिस मानी जाएगी या एब्सोल्यूट लाइसेंस के बाद? नहीं, देखिए प्रोविजनल आप देखिए दो प्रोविजनल से बात है, दिन जब आप पहले रिक्रूट हो गए ना, जिस दिन आप एनरोलमेंट में एनरोल आ गए, चाहे एनरोल टेम्परेरी आ गए, जहां वो एक इंटरनल प्रोसीजर है, हाँ प्रोसेस है आपके साथ और हाई कोर्ट का, क्योंकि आपके पास डिग्री थी और आपको एनरोलमेंट किया। हाँ, जहां टेम्परेरी एनरोलमेंट किसी कारण से कैंसिल हो जाए और फाइनल ना हो, सुनिए बड़े मजेदार है, अगर तो आपको दे दिया 6 महीने का लाइसेंस, उसके बाद आप फुलफिल नहीं कर सके, आगे आपकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई या कोई कारण था, डॉक्यूमेंट कम था, ज्यादा था, तो उसके बाद आपका जो फर्दर एक्सटेंशन नहीं हुई किसी कारण से, और आपकी जो लाइसेंस है वो समझो एक किस्म का कैंसिल ही समझो, आगे एक्सटेंड नहीं हुआ, तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन डेट वही गिनी जाएगी अगर वो एक्सटेंड हो जाएगा परमानेंट और टेम्पररी का कोई इश्यू नहीं। ओके आपकी सर ओके डेट ऑफ इनरोलमेंट, फर्स्ट इनरोलमेंट, और उसके बाद देखिए मजेदार है, सिंपल ये नहीं है कि इनरोलमेंट के बाद ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो आपको 3 साल के बाद प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये भी जजमेंट पढ़ना, जी क्या जी आपने पढ़ा है, इसमें आपको क्या करना है, एक रिकमेंडेशन करवानी है, किससे? जिस एडवोकेट की 10 साल की प्रैक्टिस होगी। कहां? अगर तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास, जो, तो फिर क्या करना है,
आपने अप्लाई करना है किसके पास? डिस्ट्रिक्ट जज के पास, प्रिंसिपल हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। 10 तो साल फिर की। वो एक जो आपको रिकमेंड कौन करेगा कि क्योंकि जज सब तो नहीं ना देखेंगे कि कितने लोग हैं जिनके साथ आप एसोसिएट हैं जब प्रैक्टिस करते हैं, या आपको जानता है कोई कि पक्के प्रैक्टिस करती है, वो आपको एक रिकमेंड कर देंगे आपका केस, और वो अगर कोई हाई कोर्ट में करता है तो फिर वो हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है 10 इयर्स वाला एडवोकेट, वो जी। रिकमेंड करेगा। और जो हाई कोर्ट की जो भी वहां पे डेजिग्नेट ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रार होगा, कोई भी होगा, वो आपकी वो सर्टिफिकेट देगा प्रैक्टिस का। तो तीसरा है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की भी बात की है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का में प्रैक्टिस करता है तो उसको भी 3 ईयर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये देगा। ये 3 है। लेकिन मुद्दे की बात एक मेरी, और आपको ये एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जी जी। उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा मजेदार और ये अक्सर होता है। देखिए आपका मैंने कमेंट लेने हैं। कुछ लोग इनरोलमेंट हो गए, उसके बाद वो रेगुलर नहीं रहते हैं प्रैक्टिस में, रेगुलर नहीं रहते हैं, अपना कोई धंधा करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, जहां कहीं अवॉइड मतलब कोर्ट में आते नहीं और एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं आते। क्या वो लोग, आप क्या समझती हो? अब क्योंकि ये लोगों ने अप्लाई कर, एक तो रोज जाता है कोर्ट में, प्रैक्टिस करता है, अपनी नॉलेज बढ़ाता है, एक एनरोलमेंट के बाद कभी आया ही नहीं, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्या उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए एक्चुअल प्रैक्टिस का? जी आप बताओ दोनों, साइका आप बताओ पहले, फिर उमा बताएगी। नहीं, ऐसे तो बहुत देखिए क्या जैसे देखती लॉ हो? ग्रेजुएट्स आते हैं, बहुत सारे एनरोल होते हैं। तो बहुत सारे जो है, मुझे लगता है 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं एनरोलमेंट के बाद वो कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रखते हैं। फिर उनका एब्सोल्यूट भी आ जाता है, लेकिन उनका कोई एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं होता है। तो ये इफेक्ट करेगा ना इस चीज को, कि जो रोज जाता है एनरोलमेंट से पहले भी, एनरोलमेंट के बाद भी उसने स्टार्ट की होती है, एनरोलमेंट से पहले ही प्रैक्टिस। तो उस पे मतलब पहले तो उसका है ही ठीक कि उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस होती है। लेकिन इस चीज में जब हम इस चीज को देखते हैं 3 इयर्स में, ये जो प्रैक्टिस है मैंडेटरी, तो इस चीज को लेके अगर हम देखेंगे वो भी कल को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना वही मैं चाहिए। बात करूं। एक्चुअल जो प्रैक्टिस करे तो उसको ही मिलनी चाहिए, जिसको फिर रिकमेंड करे भी, लोग देखे वहां कोर्ट में कि हाँ, इसके लिए अच्छा ये रूल होना चाहिए कि एक्चुअल में वो होना चाहिए प्रैक्टिस में, तब जाके उसको इशू करे ये सर्टिफिकेट, तो मेरे हिसाब उमा से। मैडम आप क्या जी। कहती हैं, जो जैसे साइका ने कहा कि एक्चुअल प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वाकई ही एक्चुअल प्रैक्टिस में बंदा होना चाहिए, जी जी, प्रैक्टिसिंग थैंक यू। प्रैक्टिस करना, क्या नहीं, कहती हैं मुझे आप थोड़ा लगता सा है इसमें? असल में जो जो ही सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, लॉ स्टूडेंट्स की। और जो ही एंटर करते हैं कोर्ट में, तो मसला ये है, कुछ लोग आते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते नहीं है। कुछ लोग बेचारे जो कंटिन्यू आते हैं, उनका तो काफ़ी मतलब टाइम यहाँ पे गुजरता है। एक हिसाब से वो सीखते भी हैं अपने लिए, एक हिसाब से वो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, आगे के लिए तैयार भी हो रहे होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ जो लॉ स्टूडेंट्स आते नहीं है यहाँ पे, लॉ ग्रेजुएट्स, वो घर बैठना प्रेफर करते हैं। फिर जब वो प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे वो एक्चुअल प्रैक्टिस मानी नहीं जाएगी, वो प्रैक्टिस मानी नहीं जाएगी जो उनके कंपैरिजन में जो जो हर दिन आते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू आते हैं। अब मसला ये है, अब ये मानी नहीं जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि एक्चुअल बार एट प्रैक्टिस का मतलब ही, मकसद ही है कि ये प्रैक्टिस करे, कोर्ट आए, इसका मतलब ही और मकसद ही है। ये 3 साल की प्रैक्टिस का मकसद ही है कि ये कोर्ट आए और प्रैक्टिस करे। फिर ये इसका मकसद क्या होता अगर वो घर बैठेंगे? फिर इसका फायदा नहीं है ना, जो उन्होंने लॉ बनाया नया, जो दिया उन्होंने नया ऑर्डर, फिर इसका फायदा नहीं है। फिर उनको देंगे, क्यों देंगे? उस हिसाब से तो उनको नहीं आना चाहिए। तो एक में आपने जो बात की, तो इसमें जो सर्टिफिकेट देने वाला है,
तो सीनियर एडवोकेट जो हमने कहा जिसकी 10 इयर्स प्रैक्टिस है, जी जी। जो देता है ही मस्ट बी केयरफुल। देखिए उसका क्या होगा, वो तो फिर जैसे ये जजमेंट आई नहीं, जी उसने एक्चुअल प्रैक्टिस की नहीं, सीधा वो तो जो नहीं प्रैक्टिस करता है उसका स्टेटस, और जो नया लाग चाहे वो 3 साल मतलब एनरोलमेंट आ गई उसकी, प्रैक्टिस नहीं आई है की हाँ, है फिर तो उसने, फायदा तो नहीं है वो सर तो वैसा ऐसे ही हो इनको गया ना। यहाँ पे आने का। हाँ मतलब फिर तो वही हो गया जो पहले था। तो एक ये एक्चुअली भी हाँ, फिर आपने तो इफेक्ट पड़ गया ना, जो बेचारे आते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ एडवर्स इफेक्ट उन पड़ता पे है भी उन पे। इफेक्ट पड़ता है, उनकी भी कंपटीशन में फर्क पड़ता है, जो आपने कहा। एक और है, वो भी राह ही गिना जाएगा, इनएक्सपीरियंस ही गिना जाएगा, जी जो जी समझो जिसने प्रैक्टिस की नहीं, चाहे एडवोकेट इनरोल है, एनरोलमेंट है, लेकिन उसे तो फिर उसका जो लीगल एक्यूमेंट होगा, जो समझो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं ना होगी। तो इसलिए ये भी एक नजर रखने की जरूरत है। जी। किसको? मेन तो यही पॉइंट है, एक्चुअली मेन पॉइंट यही यही है मुझे हाँ, लगता है, जो एक्चुअल एक्चुअली यही प्रैक्टिस इंसर्ट किया सर्टिफिकेट है है। यहाँ पे। जी जी हाँ, जो एक्चुअल मैंने ऐसे प्रैक्टिस है, मैंने एक्चुअल प्रैक्टिस ऐड किया है एक्चुअल, और जो हमारे रूल्स है ना, जब हम जी जी, ये यही पॉइंट है, एक्चुअल बार एट प्रैक्टिस 3 इयर्स की होनी चाहिए एक्चुअल, हाँ, फिर इसका और मीनिंग रूल ही भी आता वैसे है। ही बनने चाहिए, रूल भी बनने चाहिए एक्चुअल प्रैक्टिस के। हाँ मतलब दे मस्ट बी, जो रूल बने, हाई कोर्ट बनाए, जो जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, उसमें एक्चुअल प्रैक्टिस और उसकी जिम्मेदारी भी हो। जी एक मुझे सही। लगता है कि एक एफिडेविट देना चाहिए उस बंदे ने, वो किसके पास, जो ठीक है रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं 10 इयर्स वाले, जो एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में हैं, जो जज, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट दे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाँ कोर्ट, जैसा इस जजमेंट में जिक्र हुआ है, वो थोड़ा सा केयरफुल और वाकई ही फेयरनेस होनी चाहिए उसमें। हाँ, उसमें कोई है ना, कोई इसमें तो फेयर वो होना नहीं होना। जरूरी है, क्योंकि हाँ अल्टीमेटली बहुत इफेक्ट जरूरी है, पड़ता ताकि है, किसी का हक काफी नहीं बढ़े, सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है। किसी का हक नहीं बढ़े जो कंपटीटर है, जी जी, और जो ये सब एक्चुअल चीजें तो प्रैक्टिस हम में इसीलिए कर नहीं रहे हैं, ये होगा। सब लॉज, ये जो नए नए ऐड कर रहे हैं लॉज, ये सब ये कुछ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में जो क्लाइंट्स हैं हमारे, काफी सारे लोग हैं, उनको फायदा लिटिगेंट्स पहुंचे। ये बिल्कुल सब चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं। अगर इन सब से फायदा ना पहुंचे, अगर इन सब से थोड़ा इधर उधर करके, थोड़ा ये प्रैक्टिस का ये ना दिखा के, ये ना आके, इन सब से इफेक्ट तो अल्टीमेटली क्लाइंट्स पे पड़ता है, बाकी चीजों पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे, जी जी, जो जस्टिस क्वालिटी होना ऑफ चाहिए। जस्टिस, जी नहीं जी जस्टिस बिल्कुल। तो होगा, क्वालिटी ऑफ जस्टिस जो लोगों को लगना चाहिए। क्वालिटी ऑफ जस्टिस है, एक कॉन्फिडेंस है एक जुडिशियल ऑफिसर पे, एक एडवोकेट पे, क्योंकि ये बड़ा ट्रस्ट का मामला है, इसमें जी जी ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट के लेवल का है, जज के लेवल का है, और ये ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, एफिशिएंसी है, कॉम्पिटेंसी है। कोई जुडिशियल सिस्टम, ये सबसे जो आप इसको हायर पेडिस्टल पे रख सकते हो, एक, जी क्योंकि जी जस्टिस इंसाफ की बात है, और खासकर जो इंसाफ एक जज देता है, जी, वो चाहे वो इंसाफ तो किसी जज भी देता लेवल है। का है। जी हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एक बात आ गई, हमने कर दिया एक रूल्स का भी, हमने ये कर दिया कि रूल भी जो बने उसकी इन्फोर्समेंट प्रॉपर, जो ये सारा देख के एक्चुअल प्रैक्टिस का भी ये जी बात। और बात करें साइका मैडम, आप क्या बात करती हैं इस जजमेंट में, फिर मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा और बात करूंगा। हाउ यू सी दिस जजमेंट, आप भी वहां देखो कि इस जजमेंट को कैसे लेते हैं लोग, क्या इसमें आप कहते हैं इससे क्या निकलेगा। तो आपका कोई क्वेश्चन, कोई बात है, ताकि फिर हम कंक्लूड करेंगे। कोई आपने साइका मैडम, कोई अगर कोई डाउट है इसके बारे में, कि आप ये पूछोगे कि आपने आगे तैयारी कैसी करनी है, वो तो जी। आपसे बात और होती रहती है, ये सिलेबस, लेकिन जजमेंट जो है वो क्लियर है, वो वही प्रॉस्पेक्टिव वही एप्लीकेबल होगी, जो नई रिक्रूटमेंट जहां होगी वो नए रूल्स के बनेंगे,
गवर्नमेंट हाई कोर्ट बनाएगी, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसके मुताबिक जो मैंने हमने एक्चुअल प्रैक्टिस की बात की या दूसरी बातें की, लगता है। अच्छा, एक बात रह गई, एक चर्चा है इसमें जो कहा, तो जब जजमेंट आती है तो उसमें बात हुई, मैं वो बात कल भी की थी, उसमें है कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है 233 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 233 है, उसमें 7 इयर्स प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज बनना है 10 इयर्स प्रैक्टिस मस्ट है, जहां जुडिशियल एक्सपीरियंस है जो जज है। तो दूसरी साइड में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वहां पे भी बनना है। तो फिर उन्होंने कहा, इसमें डिस्कशन आई, तो यार आप इंट्री लेवल पे क्यों खत्म कर रहे हो ये जो ये एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस का क्यों खत्म कर। तो इसलिए ये भी एक चर्चा इस जजमेंट में आई। तो और कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो बाइंड अप करेंगे, टाइम काफी हो चुका है बात होते होते। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है। उमा मैडम ठीक है, और साइका तो दीजिए इजाजत। जी जी बिल्कुल। तो फिर अब दोबारा आप तो बात एक होगी। जज रह चुके हैं। तो और जी तो जी, नहीं पूछना कुछ साइका मैडम, साइका या उमा? आप कुछ टिप्स बता दीजिए। अब तो हम जुडिशियल अच्छा जुडिशरी जो आपने कहा, अच्छा के लिए जो प्रिपेयर तैयारी, ठीक है। कर रहे एक ये तो आप दोनों हैं। को और जो भी लोग इस प्रोग्राम को आगे देखेंगे, तो जो टिप्स की बात आई है, टिप्स क्या है, आप भी मेरे से जुड़ते हैं, साइका भी जुड़ती है, तो इसमें क्या है, टिप्स क्या है, मैं सभी को कह रहा हूं। एक तो आपका जो आप देखते हो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, लाइव लॉ है, मेरा यूट्यूब चैनल जो कानूनी चर्चा है, और भी बहुत से हैं, इन पे देखो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती है डिफरेंट मुद्दों पे, हाई कोर्ट की भी देखो, अपने हाई कोर्ट की भी देखो, उनको गहराई से पढ़ो, और गहराई से पढ़ के फिर आप अपनी लॉ बुक्स खोलो, जो भी आपका कोई भी जो लॉ है कंसर्न, फिर वो खोलोगे तो आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। अगर ऐसे आप प्रोविजन पढ़ोगे पर्टिकुलर एक्ट के, तो वो फिर एक बुकिश होगी, आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना जुडिशरी में, एग्जाम में, जो जुडिशियल एग्जाम होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं। और जो 3 ईयर प्रैक्टिस का, इसलिए उन्होंने ये भी, तो उसमें जब तक आपको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज होगी, तो आप अगर आपने ऐड करनी है कौन सी नॉलेज, एप्लीकेबिलिटी वाली, तो फिर वो क्या करना है, लॉ जो भी जजमेंट्स आती हैं वो पढ़ने पड़े। तो बाकी जो है पुराने जो एग्जाम हुए हैं उनका देखो क्या तरीका कार रहा है, क्या क्वेश्चन पेपर लो और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो, ऐसे नहीं है कैजुअल तरीके से नहीं पढ़ो। और जो भी आपके पास सिलेबस आता है, आपके हो सकता है आगे सिलेबस आने में आपको टाइम और मिल जाए, तो एक और खासकर जो कोड में आप देखते हो ना रोज, उसको भी अपना वो देखो कि कैसे है प्लीडिंग, कैसे लिखते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो भी एक आपको एडिशन हो जाए। मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, तो थैंक यू वेरी मच।